ये गद्दी पर बैठता है तो राजा उपाधि धारण करता था अपने आप को। इसने भी उपाधि धारण की, रैयत आला। उपाधि शॉर्ट में ही लिख लीजिए, रैयत आला। रैयत ए आला। रैयत मतलब होता है किसान, यानी किसानों का देख रेख करने वाला, किसानों का ईश्वर, किसानों का भगवान। इसने सिक्के पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख के सिक्के चलाए। सिक्के पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख के नाम अंकित किए। इसने मालिक उस सर्ग को ताज उल मुल्क की उपाधि देकर वजीर का पद दिया। इसने ताजुल मुल्क की उपाधि देकर इसने वजीर का पद जो है इसने दिया। इसके काल में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, ना साम्राज्य विस्तार हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका लड़का मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है 1433 या 34 लिख लीजिए, 33 ईस्वी तक लिख लीजिए, 1434 तक लिख लीजिए आप। 1421 से 1434, 33 नहीं 34 ईस्वी। इसने नायब ए अमीरुल हसन की उपाधि धारण की। नायब ए अमीरुल हसन की इसने इसके काल में पश्चिम में जसरथ नामक खोखर ने विद्रोह कर दिया। जसरथ नामक खोखर ने इसके काल में विद्रोह कर दिया। नायब ए अमीरुल हसन नायब ए अमीरुल हसन लिखा। ये उपाधि धारण किया। पश्चिम में जसरथ नाम के व्यक्ति था, खोखर जनजाति थी। इसी खोखर के खिलाफ आक्रमण करते समय सल्तनत के शासक का जो है हारने वाला था। कौन?
इसी खोखर, यही खोखर जो है के खिलाफ एक सल्तनत काल के का एक शासक था, सल्तनत काल या उसके पहले का कोई शासक रहा होगा जो हारने वाला था। मोहम्मद गौरी खोखर के खिलाफ हारने वाला था, किसी तरीके से बच पाया था। तो ये खोखर पश्चिम में रहते थे, लाहौर और इधर आसपास जम्मू कश्मीर इधर क्षेत्र था, यहाँ पर ये लोग रहते थे। ठीक है, तो यहीं पर रहने के कारण ये लोग विरोध करते थे। इसको लिखिए आप लोगों ने, खोखर ने विद्रोह किया, इसको विद्रोह किया। वजीर सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। वजीर सरवर उल मुल्क, इसका जो वजीर था उसने अपने राजा की ही हत्या कर देता है। सरवर उल मुल्क की हत्या कर देता है। मुबारक शाह ने यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर बनाया। इसने भी देखिए एक शहर बना दिया, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बनाया था? हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, कई शहर बनाए थे। हमने 3-4 लिखे आपको। वैसे ही इसने भी एक शहर बना दिया था। ठीक है, पानी किसके पास है? ये जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसने वजीर। इसके बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह। इसके बाद गद्दी पर बैठता है मोहम्मद शाह 1434 से 1443 ईस्वी 1443 ईस्वी गद्दी पर बैठता है। ये क्या कहते हैं? लिख लीजिए, मोहम्मद शाह ने सरवर उल मुल्क को वजीर नियुक्त किया। सरवर उल मुल्क को ही वजीर नियुक्त किया। जिसने हत्या कर दी थी उसी को इसने वजीर नियुक्त कर दिया। इसने सरवर उल मुल्क को वजीर नियुक्त कर दिया। सरवर उल मुल्क के बाद कमाल उल मुल्क को वजीर नियुक्त किया। कमाल उल मुल्क को इसने क्या किया? वजीर नियुक्त किया।
मालवा के शासक महमूद खलजी ने मोहम्मद शाह के काल में आक्रमण किया। मोहम्मद शाह के काल में ये मालवा का जो था उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया। इसके काल में दिल्ली 20 कोस तक सीमित रह गई। दिल्ली थी, उसका आसपास विद्रोह होने लगा और जो है दिल्ली जो है कितना लिख दिया आपने जी? हाँ, तो दिल्ली देखिए ऐसी स्थिति आ गई कि दिल्ली का जो शासन था, क्योंकि छोटे छोटे राज्य फिर से विकसित मतलब हो गए। राजा अपना जो साम्राज्य जीता था, हम आपको बता रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कितने प्रांत थे जी, छोटे छोटे स्वतंत्र होते सब विद्रोह करते। राजा का जो साम्राज्य सीमा बची वो सिर्फ 20 कोस तक बची, इसलिए आसपास क्षेत्र के सब लोग विद्रोह करने लगे। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और सैयद वंश का अंतिम शासक गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह इसका शासन काल रहता है 1443 से 1451 तक। ये अलाउद्दीन आलम शाह 1400 लिख लीजिए। वजीर सरवर उल मुल्क ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। इसका जो वजीर था उसने क्या कर लिया, सत्ता पर स्वयं नियंत्रण स्थापित कर लिया। वजीर सरवर उल मुल्क ने सत्ता पर स्थापित कर लिया। इसको ऐड कर दें। अलाउद्दीन आलम शाह वजीर से झगड़कर लड़कर बदायूं भाग जाता है, बदायूं चला जाता है। ये अपने वजीर से लड़कर दिल्ली को छोड़कर भाग जाता है और दिल्ली के पास एक जगह है बदायूं, वहां पर ये चला जाता है। दिल्ली के पास बदायूं ये चला जाता है। लिख लीजिए। नगरवासियों ने बहलोल लोदी को शासक बनाने के लिए आमंत्रित किया।
बहलोल लोधी, ये बहलोल लोधी था, पंजाब के आसपास लोधी वंश का शासक था। इसको बुलाया गया कि सत्ता आप आकर संभाल लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो राजा है वो कहाँ चला जाता है, बदायूं में भाग जाता है। ठीक है, आप देखिए, इसको लिख दिया आप लोगों ने। चलिए, अब दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश ये होता है लोधी वंश। अंतिम वंश, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, अंतिम वंश ये है लोधी वंश। अब लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी अफगानी थे। साहू खेल से संबंधित थे। बहलोल लोधी जो थे ये अफगानी थे, और अफगान की साहू खेल शाखा, यहाँ साहू खेल शाखा लिख लीजिएगा, शाखा से संबंधित थे बहलोल लोधी। साहू खेल या गिरजई दोनों ले सकते हैं। वजीर हमीद खां की हत्या करके बहलोल ने दिल्ली पर सत्ता जमाई। इसने वजीर जो उस समय का था हमीद खां, उसकी हत्या कर दी और दिल्ली पर अधिकार, वो हमने शायद गलती, वो सरवर मत हमीद लिख लीजिए। उस समय आपने जहां अलाउद्दीन आलम शाह लिखा है वहां वजीर को हमीद खां कर लीजिएगा। हमीद खां, हमीद खां, हमीद खां। इसने वहां के जो वजीर था हमीद खां, उसकी हत्या करा दी। हत्या करने के बाद कब्जा कर लिया और जनता ने उसको बुलाया। इसके बाद इसकी विजय, बहुत महत्वपूर्ण इसकी विजय थी। उस समय छोटे छोटे जो प्रांत थे वो स्वतंत्र हो गए थे। तो जौनपुर हमने आपको बताया है कौन बसाया था। वहाँ पर हुसैन शाह सरकी नामक वंश का एक शासक था। तो इसका जो है विजय, इसलिए बहलोल लोधी ने जौनपुर राज्य की विजय की। जौनपुर का शासक हुसैन शाह सरकी था। जौनपुर का जो शासक था हुसैन शाह सरकी था। जौनपुर को जीतकर इसने अपने राज्य में मिला लिया। इसने 38 वर्ष दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक शासन करने वाला
सर्वाधिक शासन करने वाला ये शासक था। सर्वाधिक शासन, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक यहाँ लिख लीजिएगा, सर्वाधिक समय तक, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासन था। इसको लिख लिया आप लोगों ने। तो देखिए, इसने वजीर की हत्या करके गद्दी पर बैठा, जौनपुर को जीत लिया, ठीक, सर्वाधिक समय तक इसने शासन किया। इसका अंतिम आक्रमण हुआ ग्वालियर। ग्वालियर, ग्वालियर का राजा उस समय कीर्ति सिंह था। इसको ऐड कर लें। ग्वालियर, बहलोल लोधी का अंतिम आक्रमण था। बहलोल लोधी का, ग्वालियर पर बहलोल लोधी का अंतिम आक्रमण था। ग्वालियर का शासक कीर्ति सिंह था। ग्वालियर का जो शासक था वह कीर्ति सिंह था। ये जीत नहीं पाता है, लू लगने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। लू लगने के कारण बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है। लू लगने के कारण बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है। इसने एक सिक्का, बहलोली नामक एक सिक्का चलाया था। बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया। जो इसने देखिए एक सिक्का चला दिया, जो ये सिक्का चलता उत्तर भारत, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, उत्तर भारत में ही ये सिक्का चलता रहा। इसने जो सिक्का चलाया अकबर के समय तक ये सिक्का चलता रहा। इतना आप लोग लिख लिया? इतने किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए, डाउट का मतलब है कि जैसे कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी तथ्य से नहीं कोई दिक्कत है। किसी को मन में कोई आता हो तो पूछ सकता है। जैसे ये जो क्रम चल रहा है इसमें क्वेश्चन जो कंफ्यूजन है वो जरूर पूछ लीजिएगा, और तत्काल पूछेंगे तो तत्काल आंसर क्लियर हो जाएगा। और डाउट जब बना रहेगा तो बहुत देर तक डाउट बना रहेगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अब इसकी मृत्यु हो जाती है। लंबे समय से उत्तराधिकार का ही नियम, इसके बाद भी ये वंशानुगत प्रणाली चलती चली आ रही। इसके बाद इसका लड़का गद्दी पर बैठता है, उसका नाम रहता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, इसका काल कहाँ से कहाँ तक था? 1417, 1489 से
सिकंदर लोदी। जब ये राजा गद्दी पर बैठता है, ठीक है, सिकंदर लोदी जब गद्दी पर बैठा तो इसका बहुत विरोध हो गया। गद्दी पर बैठते ही इसका विरोध हुआ। कोई बता सकता है क्यों विरोध हुआ? अभी पढ़े तो मतलब या पढ़े होंगे तो कंफ्यूज हो गया होगा। इसका विरोध इसलिए हुआ कि इसकी माँ एक हिंदू थी। इसकी माता का नाम था जयबंद। वो एक सोनार की लड़की थी। उसी से बहलोल लोदी ने शादी किया था। तो जब ये गद्दी पर बैठता है तो वहाँ की जनता भी विरोध करती है और वहाँ के जो मंत्रिमंडल है वो भी विरोध करने लगता है। तो लिखिए, सिकंदर लोदी का गद्दी पर बैठते समय विरोध हुआ। समय मां हिंदू के कारण विरोध हुआ। मां हिंदू होने के कारण विरोध हुआ। सिकंदर लोदी का अन्य नाम निजाम खान था। निजाम खान। सिकंदर लोदी का एक और नाम था निजाम खान। सिकंदर लोदी ने अन्न पर कर समाप्त कर दिया। सिकंदर लोदी ने अनाज पर जो कर लेता था कम कर दिया। चुंगी कर माफ कर दिया। चुंगी कर समाप्त कर दिया। चुंगी कर था और अनाज में से कर, ये दोनों को सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया। चुंगी का मतलब है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जैसे सड़क पे जा रहे हैं, टोल टैक्स, टोल लगाना पड़ता है तो वो टैक्स देती है सरकार। परिवहन टैक्स है। तो देखिए, चुंगी का मतलब जैसे आप सड़क पे सिर्फ जा रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर टोल टैक्स आ गया, आप जब गुजरे तो यहाँ टैक्स ले लिया उसने, ये तो सड़क का टैक्स हो गया। लेकिन आप किसी बाजार पे गए, मार्केट में गए तो वहाँ भी छोटा सा कोई टैक्स ले लेंगे, ठीक है। वो भी अगर मान लीजिए आप किसी पुल पे नाव पे चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, मार्केट में घुस रहे हैं, तो वहाँ भी चुंगी कर ले सकते हैं। तो ओनली रोड पर ही नहीं, कई जगह पे टैक्स घुसते समय किसी मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं तो किसी नदी के पे रास्ते में प्रवेश, पुल आने वाला है तो वहाँ भी टैक्स ले लेते हैं। तो ये सारा चीज़ है चुंगी कर। ये पहले से चला आ रहा था, ये उनके आय का साधन है, आज भी सरकार का साधन है, सरकार के आय का ये भी इनकम ऑफ सोर्स है। तो वो उस समय जाता है, लेकिन ये गद्दी पर बैठता है तो ये क्या कहते हैं, ये समाप्त कर देता है। ये गद्दी पर बैठा तो एक पैमाना चलाया, नया पैमाना, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी
नामक एक पैमाना को चलाया था। गज ए सिकंदरी एक पैमाना था, इसी के को इसने चलाया था सिकंदर लोदी ने। इसको ऐड कर दें। शहनाई बजाने का शौकीन था। इसने मुहर्रम पर ताजिया बंद कर दिया। मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद। मज़ारों पर महिलाओं का जाना को रोक दिया। मज़ार पर जो महिलाएं जाती थी उनको रोक दिया इसने। मज़ार पर जो महिलाएं जाती थी इसने रोज रोक दिया। इसने औषधि शास्त्र औषधि शास्त्र की पुस्तक का हर हंगे सिकंदरी या लज्जत ए सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया। जो है ये अनुवाद ट्रांसलेट कराता था किताबों का। तो एक जो है औषधि मतलब होता है आयुर्वेद की किताब थी, उसका इसने अनुवाद करा दिया। इसका नाम हरंगे सिकंदरी या इसको तिब्र सिकंदरी कहिएगा। सॉरी, इसको तिब्र सिकंदरी, इसको जो है तिब्र सिकंदरी कहिएगा। तिब्र संगीत की पुस्तक का अनुवाद संगीत की पुस्तक का अनुवाद लज्जत ए सिकंदरी नाम से किया। संगीत की जो किताब थी उसका इसने लज्जत ए सिकंदरी नाम से इसने किया था। भारतीय संगीत पर ये फारसी की पहली अनुवाद पुस्तक थी। भारतीय संगीत पर फारसी भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक थी।
ये पहली पुस्तक थी जो फारसी भाषा से जो है लिखी गई थी। क्या आपने लिख लिया है? यस तो देखिए, इसने अनुवाद विभाग बनाया था, इसने किताबों का अनुवाद कराया, इसने देखिए ताजिया बंद करवा दिया, महिलाओं को निकलना बाहर बंद करवा दिया इसने, ठीक है। ये अपने लिख लिया। ये जब गद्दी पर बैठा था दिल्ली में, तो इस पर राजस्थान की तरफ से बहुत आक्रमण हो रहा था। राजस्थान के जो राजपूत शासक थे वो लोग इसको हमेशा परेशान कर रहे थे, इसलिए राजपूत शासक से बचने के लिए इसने एक शहर बना दिया, आगरा शहर। 1504 ईस्वी में राजपूत शासकों से बचने के लिए आगरा शहर की स्थापना हुई। उसने एक शहर भी बना दिया, आगरा शहर इसने बजट बना दिया। इसका वजीर बहुत फेमस था, मियां भुआ। सिकंदर लोदी का वजीर था। लोदी के काल में अष्टभुजा का मकबरा बना। अष्टभुजाकार मकबरा, लोदी के काल में जो मकबरा था अष्टभुजा, 8 बनाए थे। अष्टभुजाकार मकबरा होता था। तो गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको लिखिए आप। अब देखिए, अब आता है लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इसको ऐड कर दें, लिख लीजिए। तो ये देखिए मर जाता है, वैसे ही बहुत क्रूर शासक रहता है, कई मंदिरों को तोड़वा देता है, ठीक है। ये और फिरोज शाह तुगलक दोनों बहुत बहुत क्रूर शासक रहते हैं। दोनों जो है क्या कहते हैं, मंदिरों को तिरवा देते हैं, धार्मिक रूप से बहुत वो रहते हैं। कई कार्य इसने समाप्त तो किया है, लेकिन आपस में क्या कहते हैं धार्मिक वैमनस्यता भी इसने स्थापित कर दिया था, जिससे कई हिंदू इसके विरोध करने लगे थे। चलिए अगर करते हैं सिकंदर लोदी, इनके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी, 1500। यह लोदी वंश एवं सल्तनत काल का अंतिम शासक था।
अंतिम यह लोधी एवं सल्तनत काल का यह अंतिम शासक था। 1517-18 ईस्वी में ग्वालियर की विजय की यहाँ का शासक विक्रमाजीत था। यहाँ का जो शासक था वह विक्रमाजीत था। ग्वालियर को इसने जीत कर मिला लिया। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण शासक थी। मेवाड़ के खिलाफ इब्राहिम लोदी राणा सांगा से पराजित हो गया। इब्राहिम लोदी ने जब मेवाड़ का राजा राणा सांगा से युद्ध किया, ये लड़ाई मालवा यानी मध्य प्रदेश पर अधिकार करने के लिए लड़ाई होने वाली थी, लेकिन इस पे क्या हुआ, ये हार जाता है और इसलिए जीत नहीं पाता है। ये ग्वालियर के खतौली नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ। ग्वालियर के खतौली नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ग्वालियर के खतौली नामक स्थान पर ये युद्ध होता है, लेकिन ये जीत नहीं पाता है। जब दिल्ली का शासक रहता है तो इसके कई विरोधी हो जाते हैं। मेवाड़ से राणा सांगा, इसके एक चाचा उसका नाम था आलम खान लोदी, और बंगाल का महमूद लोदी, ये सारे लोग इब्राहिम लोदी के दुश्मन हो जाते हैं। उस समय भारत के पश्चिम में बाबर अपनी सत्ता बना लिए थे। बाबर भी अफगानिस्तान जो है वहीं के आसपास काबुल राजधानी है ना, वहाँ पर वो बाबर जो है सत्ता बनाकर बैठा था। तो इसमें इब्राहिम लोदी को खिलाफ कई लोगों ने बाबर को आमंत्रित किया, और आप लोग जानते ही होंगे एक युद्ध हुआ पानीपत। कौन सा युद्ध? पहला। ये देखिए सबको याद है, इतना फेमस युद्ध है। हम लोग आ गए ना पानी, लेकिन आप लोग देखिए ये चीज़ तो याद है, बिल्कुल याद है कि पानीपत, लेकिन क्यों हुआ, हमेशा क्यों पे जाइए पानीपत का? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1526 से बाबर इब्राहिम लोदी लड़े, इब्राहिम लोदी मर गया, लेकिन आपको ये सोचना है कि आखिर पानीपत का युद्ध होता क्यों इब्राहिम लोदी को मारा जाता है, आपको ये समझना है। क्योंकि इब्राहिम लोदी के खिलाफ कई लोग चाहते थे कि दिल्ली में शासक राणा सांगा ये सोचता था कि हम बाबर को बुलाएंगे तो बाबर आके चला जाएगा, रुकेगा नहीं, इसलिए बुलाया। इसके जो चचेरे भाई थे महमूद लोदी और इसके चाचा इसलिए बुलाते हैं कि वो इसको नीचा दिखाना चाहते हैं। तो आखिर बाबर आता है, और बाबर और इसके बीच में हरियाणा में एक स्थान है पानीपत।
वहां पर ये युद्ध होता है। तो इसको ऐड कर लेते हैं। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। इसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। युद्ध के स्थान पर इब्राहिम लोदी मारा जाता है। युद्ध के स्थान पर ही इब्राहिम लोदी मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बाद क्या होता है कि लोदी वंश समाप्त हो जाता है दिल्ली से, और एक नया वंश आ जाता है, मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। बाबर आ जाता है और एक नया वंश आ जाता है, मुगल वंश। तो 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध होता है और ये मुगल वंश आ जाता है, बाबर। अब आपका ये हो गया, करते हैं। युद्ध के स्थान पर इब्राहिम लोदी मारा जाता है। युद्ध के, देखिए क्वेश्चन भी आता है, ऐसा कौन दिल्ली सल्तनत का शासक था जो युद्ध में ही मारा जाता है? इब्राहिम लोदी इतने गद्दी पर बैठे। ठीक है, अच्छा आपको याद है कौन कौन गद्दी पर बैठा? बताइए। दिल्ली की सल्तनत में पहला दिल्ली संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। बोलिए कौन, इसके बाद कौन बैठा? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसके बीच में एक और बैठा था। इसके बीच में एक और बैठा था, बताइए। यही गलती हो गई। आराम शाह, भूल गए। अब बताइए तुम इसके बाद कौन बैठा? देखिए मत, वैसे बताइए, देखते कितना याद रहता है। दिमाग को ले जाइए वहां तक, पीछे तक ले जाइए। इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पर बैठा है? भूल गए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। देखिए हमको याद है कि नहीं? फिरोज शाह के बाद कौन बैठता है? रजिया के बाद रजिया के बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, फिर बलबन गद्दी पर बैठता है, फिर रेहान थोड़ी देर के लिए बैठता है, फिर आपका बैठता है कैकुबार, फिर ह्यूमर। इनका वंश खत्म हो जाता है, तब कौन बैठता है? बलबन के बाद कौन बैठता है? गयासुद्दीन की जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद मुबारक शाह खिलजी, फिर मुबारक शाह खिलजी के बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह, उसके बाद मोहम्मद बिन फिरोज शाह। उसके बाद हमने बताया होगा तुगलक शाह गद्दी पर बैठता है ना? उसके बाद हमने आपको अबू बकर ना, उसके बाद नासरुद्दीन महमूद बैठता है, फिर अलाउद्दीन आलम
सिकंदर शाह, फिर नासरुद्दीन महमूद, ये तुगलक वंश खत्म होता है। इसके बाद कौन सा वंश आता है? कहाँ पे मत देखिए, सैयद वंश। आप ऐसे करिए कि कॉपी बंद के जो बोल लेगा बिना कॉपी दे के, जिसकी वही जान लो कि उसकी मेमोरी एकदम हिस्ट्री को याद है। डरिए मत हिस्ट्री से, बोलिए जो सुन रहा है ना, अगर आप सोचेंगे ना तो आ जाएगा दिमाग में। सैयद वंश, तो दिमाग कंसंट्रेशन कर रही कि यहीं पर बैठे हैं। सैयद वंश, खिज्र खां, खिज्र खां के बाद और फिर मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह, ये खत्म हो जाता है। इसके बाद कौन बैठता है? लोधी। लोधी में कौन बैठता है? उसके बाद सिकंदर के बाद इब्राहिम लोधी, ये खत्म है ना। देखिए इतने राजा खत्म हो गए। ये क्रम में भी पूछेगा आपको, अगर आप लोगों के दिमाग में अब ये राजा के किसी ना किसी के काल में कुछ ना कुछ हुआ है, ये तो सही बात है, इतना बड़ा इतिहास तुरंत तो नहीं आएगा, लेकिन पहले राजा को समझिए कि कौन कौन गद्दी पर बैठा, कहाँ बैठा, कैसे बैठा। ठीक है, अब ये लोधी वंश का शासक मर जाता है, अब आता है बाबर आता है। अब एक नया वंश, ठीक है। राणा सांगा ये सोचा था कि बाबर आएगा और चला जाएगा, मार कर चला जाएगा इब्राहिम लोधी को। और भी शासक जो थे, महमूद लोधी सोचा था वो भी कि, लेकिन बाबर जो है यहीं पर रुकने का नाम लेता है, वो यहीं रुक जाता है और एक नया वंश स्थापित करता है, मुगल वंश। बाबर का जो काल था 1526 से 1530 ईस्वी। मुगल वंश को एक और शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, चगताई वंश कहते हैं। बाबर की जो माँ थी वो चंगेज वंश की थी, मतलब चंगेज वंश की परंपरा की थी, और जो पिता थे वो तैमूर वंश के थे। ठीक है, बाबर की माता का नाम कभी कभी पूछ लेता है, माता का नाम, माता कुतलुग निगार, माता कुतलुग निगार, और पिता जो थे वो उमर शेख मिर्जा। पिता क्या थे? उमर शेख मिर्जा ये थे। बाबर जो है भारत में आने से पहले ही जो है, बाबर अफगान के आसपास रहता था, काबुल उसमें विजय की। वो पश्चिम में अपने जो वंश थे, तैमूर वंश जो था, वहाँ की जो राजधानी थी वहाँ वो जीतना चाहता था। तैमूर वंश की जो राजधानी थी वो वहाँ पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन वो वहाँ पर नहीं जीत पाया। जब वो नहीं जीत पाता, पश्चिम में नहीं जीत पाया। देखिए अफगानिस्तान के पश्चिम में क्या है? ईरान है। ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक है उज्बेकिस्तान है। ठीक है, आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो वहाँ उज्बेकिस्तान है। तो उसी में शहर में बाबर ये चाहता है कि हम वो चीज़ जीत लें। अपनी जो वंश के जो उसके तैमूर थे उसी को जीतना चाहता था, लेकिन वो जीत नहीं पाया, और ना जीतने के कारण उसको उसकी दादी ने एक कहानी सुनाई थी, उसको बताया था भारतवर्ष के बारे में, क्योंकि भारत के खिलाफ पहले भी आक्रमण हो चुका था। महमूद गजनबी ने किया था। सब लोग जानते थे कि सोना चांदी यहाँ बहुत है, दौलत वाला शहर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे धन मिलेगा, इसलिए बाबर ने भी भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया और यहीं रुकने का प्रयास किया। लेकिन इसके पहले वो काबुल जीता था 1504 ईस्वी। 1504 ईस्वी में बादशाह की उपाधि था, बादशाह की उपाधि था। 1504 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया। कलंदर की उपाधि धारण की।
कलंदर। जब उसने काबुल जीत लिया तो वहाँ के निवासियों को चांदी का एक एक सिक्का देने लगा। इसी दान देने के कारण बाबर को एक उपाधि मिली थी कलंदर। तो इसको कलंदर की उपाधि जो है इसने लिखा। बाबर ने काबुल में ही चांदी का सिक्का चलाया। काबुल में चांदी का शाहरुख नामक सिक्का चलाया। शाहरुख नामक चांदी का शाहरुख नामक सिक्का चलाया चांदी का, तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया। पुस्तक इसने अपनी किताब लिखी आत्मकथा। तुर्की भाषा में बाबरी। इसने अपनी किताब लिखी, अपनी आत्मकथा यानी कथा इसने लिखा, तुझके बाबरी इसने लिखा। अकबर के समय पायंदा खान बायंदा खान ने इसका फारसी में अनुवाद करवा दिया। फारसी में अनुवाद दिया। यानी अकबर जब गद्दी पर बैठा तो इसका अनुवाद करवाया गया फारसी भाषा में। अकबर के समय की बात कर रही है। अकबर के समय बायंदा खान ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। ये जो अनुवाद हुआ यह फारसी भाषा में अनुवाद किया इसने। इसको ऐड कर ले क्या हैं? बाबर ने समरकंद पर जीतने का 2 बार प्रयास किया इसने जीतने का 2 बार प्रयास किया, मतलब आक्रमण किया, लेकिन समरकंद पे स्थायी जो है उसने नहीं किया। 1502 ईस्वी में सर एपुल नामक स्थान पर बाबर की पराजय हुई। एक युद्ध में बाबर हारा भी। पहले सर एपुल नामक स्थान पर बाबर हार गया। इसके बाद 1504 को जीता। अब उसने भारत की तरफ आक्रमण किया। तो भारत की तरफ उसने पहला किला या पहला स्थान जीता, बाजोर। भारत पर आक्रमण, इसको आपने ऐसे लिखा है भारत। 1519 ईस्वी में बाजोर पर
पहला आक्रमण किया। 1519 ईस्वी में बाजोर पे आक्रमण किया, तोप एवं बंदूकों का पहली बार प्रयोग किया। तोप एवं बंदूक का पहली बार प्रयोग किया। तोप और जो बंदूक है उसको पहली बार प्रयोग किया इसने। बाबर ने पांचवा आक्रमण पानीपत पे किया। पांचवा जो आक्रमण है वो पानीपत पर किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा नामक व्यक्ति ने युद्ध में बाबर को सहायता दी। ये लिख लिया आपको। मुस्तफा तथा उस्ताद अली एवं मुस्तफा नामक व्यक्ति ने युद्ध में बाबर की सेना। बाबर ने ये नोट कर लिया है। देखिए युद्ध तो हुआ, अब इस युद्ध में बाबर ने तकनीकी काम किया। पहले तोप नहीं प्रयोग होता था। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि तोप का उपयोग पहली बार बाबर ने कब किया, तो कब किया? हमने अभी लिखाया पहले तोप का उपयोग कब किया? बाजोर के किले में। यही नहीं गलती करना है ना, इसलिए देखिए ये पॉइंट दिखाया जाता है कि आप गलती ना करें। अभी मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि बाबर ने अपने में सबसे पहले तोप का प्रयोग किया पानीपत, बाजोर, यहाँ लिखवाया गया है प्रयोग किसने किया? बाजोर ने। पानीपत पे ये कहा जाता है कि बाबर की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? तोप का प्रयोग करना, ना कि तोप का पहली बार प्रयोग करना। इसलिए ये टेक्निकल चीज़ें गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आता है पहली बार और क्वेश्चन आता है कि कब कैसे प्रयोग किया। तो बाबर ने यहाँ पर ये दो व्यक्तित्व थे, लेकिन एक तकनीकी तुगलमा युद्ध, ये पानीपत के युद्ध में तुगलमा तथा उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। तुगलमा तथा उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। उस्मानी पद्धति तोप को सजाने से संबंधित थी। तुगलमा युद्ध की नीति या सैनिकों के उपयोग से संबंधित थी।
युद्धों में सैनिकों को कैसे युद्ध में आमने सामने रखा जाए, सैनिकों का उपयोग कैसे किया जाए, ये बाबर की ये पद्धति थी। अब बाबर चूँकि यहाँ रुक जाता है, जाता नहीं है, तो इसका युद्ध होता है मेवाड़ के शासक राणा सांगा से। मेवाड़ का शासक बाबर ये कहता है कि जब हम इब्राहिम लोदी के खिलाफ आक्रमण कर रहे थे तो आपने सहायता नहीं दी, और राणा सांगा ये नहीं चाहता था कि कोई विदेशी भारत में बस जाए। तो इन दोनों के लेकर एक युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जिसको ऐड करते हैं। हाँ देखिए, कोई बात नहीं, देखिए एक ये युद्ध होता है खानवा का युद्ध होता है, ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध होता है ये। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य, राणा सांगा के बाद। ओ सॉरी, राणा सांगा की मध्य, राणा सांगा के मध्य, बाबर एवं राणा सांगा के मध्य बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने, देखिए ये 1527 ईस्वी में युद्ध होता है खानवा में। ये खानवा का युद्ध होता है जिसमें बाबर जो है गाजी की उपाधि लगता है। तमगा नामक, सॉरी इसको एफ करके, तो तमगा नामक व्यापारिक कर माफ कर देता है। तमगा नामक व्यापारिक कर है वह बाबर माफ कर देता है। तमगा नामक व्यापारिक कर जो है बाबर, इसको, इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इस युद्ध को धर्म युद्ध, धर्म युद्ध की संज्ञा दी जाती है। इस युद्ध में राणा सांगा लगभग जीतने वाला था, लेकिन अंत में वो पराजय हो जाता है और बाबर जो है क्या है कि ये युद्ध जीत लेता है और अंत में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। तो ये देखिए बाबर ने 2 युद्ध जीत लिया, खानवा का युद्ध और पानीपत। इसके बाद आपको अगले टर्म में लिखवाएंगे, ठीक है। तो ये मुग़ल काल की आपकी शुरुआत हो जाती है बाबर के द्वारा, और आपको हमने बताया कि सल्तनत काल का जो अंतिम शासक था वो पराजय होकर उसकी मृत्यु हो जाती है और बाबर यहाँ पर आ जाता है। और बाबर के 4 युद्ध होते हैं इम्पोर्टेंट, और बाबर यहाँ अपना शासन बनवा लेता है। बाबर, देखिए बाबर जो आता है यहाँ पर एक नई युद्ध में एक नई प्रणाली लाता है। पहले तोप खाने का प्रयोग नहीं होता था, तोप खाने का पहली बार मुग़ल लोग ही प्रयोग किए थे अभी तक। इसी कारण बाबर को अपने युद्ध में सफलता भी मिलती रही। तो ये आज का आपका ये था, ठीक है। अब आपको जैसे ये 28 पेज पढ़ाया गया है, कोई चीज़ कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें?